हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान NCERT के अध्याय 8 गति के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 112 पर दिए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न आपकी किताब में क्रियाकलाप 8.7 के बाद दिए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पेज 112 पर दिए गए प्रश्नों में पहला प्रश्न है, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। तो इस प्रश्न के उत्तर के बारे में हम लोगों ने 9 नवंबर के कक्षा कार्य में अच्छी तरह से जाना था, जिसमें हमने चाल और वेग में 3 अंतरों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला अंतर चाल के अंतर्गत यह था कि किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा इकाई या एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस गतिमान वस्तु की चाल कहते हैं। यहाँ पर इकाई या एकांक का अर्थ यह होता है कि जब कोई भी माप हम ज्ञात करते हैं तो उसमें संख्यात्मक मान 1 हो, मात्रक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इकाई समय या एकांक समय जब कहते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा या 1 वर्ष, 1 महीना, कुछ भी समय का मात्रक हो सकता है, लेकिन परिमाण 1 होना चाहिए, संख्यात्मक मान 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चाल के अंतर्गत मैंने पहला अंतर लिया था, उसमें चाल की परिभाषा को व्यक्त किया था और चाल का सूत्र भी बताया था कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसी के साथ ही वेग के अंतर्गत मैंने यह बताया था, पहला उसकी परिभाषा में क्या बताया था, आप ध्यान दें। मैंने बताया था कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा इकाई या एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम उस गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। और वेग के लिए सूत्र हमने बताया था, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल या समय। तो यहाँ पर भी वही बात है कि इकाई समय होना चाहिए, और इकाई समय का अर्थ मैंने आपको बताया। तो पहला अंतर मैंने चाल या वेग की परिभाषा को लेकर के बताया था, और दूसरा अंतर मैंने यह लिया था कि यदि हम चाल की बात करें तो चाल के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि चाल को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी कारण हम ऐसी राशियों को, चाल जैसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश जो शब्द है उसे आ और दिश से मिला हुआ हम समझ सकते हैं, और आ जब भी किसी शब्द से पहले लगा दिया जाता है तो वह उसका विलोम शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर दिश का अर्थ हम दिशा से ले सकते हैं, आ उससे पहले लग गया तो हम उसे कह सकते हैं जहाँ पर दिशा ना हो या दिशा की आवश्यकता जहाँ पर ना हो। तो अदिश जैसे इस तरह का शब्द और भी हैं जिनसे आप हिंदी में पढ़ते रहे हैं, ज्ञान और उसका विलोम शब्द अज्ञान। तो यहाँ पर दिश और अदिश को आप इसी तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। तो अदिश जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ इस तरह से ले सकते हैं कि जहाँ पर दिशा की आवश्यकता ना हो, जहाँ पर दिशा ना हो। तो चाल
के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण क्या होता है इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी राशि होती है जब मापी जाती है तो हम उसमें हमें एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है और दूसरा उसका मात्रक प्राप्त होता है। तो संख्यात्मक मान और उसके मात्रक को कोई भी माप है उसके संख्यात्मक मान और मात्रक को दोनों को मिलाकर हम परिमाण कहते हैं। उस राशि का परिमाण कहते हैं। तो जब भी हम परिमाण शब्द का प्रयोग करें तो आप समझ जाइए कि संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है और सम्मिलित रूप में हो रहा है। जैसे हम किसी वस्तु की चाल को कहते हैं कि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर 40 जो है वह संख्यात्मक मान है माप का, चाल की माप का, और किलोमीटर प्रति घंटा उस राशि अर्थात चाल का मात्रक है। तो दोनों को मिलाकर के 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो माप हमें प्राप्त हुई है हम उसे चाल का परिमाण कहेंगे। तो आप परिमाण से परिचित हो गए होंगे। तो इस प्रकार आप चाल में जो दूसरा अंतर लिख सकते हैं वह यह लिख सकते हैं कि चाल को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और इसीलिए ऐसी राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। और वेग के अंतर्गत आप दूसरा अंतर जो लिखेंगे वो यह लिख सकते हैं कि वेग को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, और इसी कारण ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। यहाँ पर सदिश से अर्थ क्या लेंगे? दिशा सहित अर्थ लेकर आप इसे समझ सकते हैं। सदिश का अर्थ हो गया सा और दिश, तो दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं दिशा सहित। तो दूसरे अंतर को भी अब आप समझ गए होंगे। वेग में बस यही है कि चाल तो रहेगी ही, परंतु उसमें हमें दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस दिशा में उसकी चाल कितनी है। चाल और दिशा दोनों मिलकर वेग के बारे में हमें बताते हैं, किसी गतिमान वस्तु के वेग के बारे में हमें बताते हैं। तो चाल वास्तव में वेग का परिमाण है, कह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं वेग के लिए जो हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं वह विस्थापन बटे समयांतराल होता है, और विस्थापन सदैव तय की गई दूरी से कम होता है या उसके बराबर होता है। तो चाल का परिमाण और वेग के परिमाण में इसी तरह का अंतर आपको मिल सकता है, जिस प्रकार विस्थापन और दूरी में अंतर होता है। तो इस प्रकार दो अंतरों को आपने इस प्रकार समझ लिया। इसके बाद यदि हम चाल के लिए जो हमने तीसरा अंतर दिया था हम उसकी बात करें, तो चाल के अंतर्गत जो तीसरा अंतर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें यह पढ़ा था कि चाल सदैव धनात्मक होती है, अर्थात केवल धन चिन्ह के साथ व्यक्त की जाती है, और यह ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती है। परंतु वेग के बारे में, वेग के अंतर्गत हमने यह लिखा था कि किसी गतिमान वस्तु का वेग धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक ये तीनों हो सकते हैं, क्योंकि वेग में दिशा का ज्ञान भी आवश्यक होता है। तो जो वेग होगा उसमें आप जानते हैं विस्थापन होता है, और विस्थापन दिशा पर निर्भर करता है। जब कोई भी गतिमान वस्तु अपनी प्रारंभिक दिशा के ठीक विपरीत दिशा में गति करती है तब उसका विस्थापन ऋणात्मक होता है, और इसी प्रकार वेग भी ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि वेग दिशा पर निर्भर करता है, या वेग को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा के बारे में भी बताना पड़ता है। और इस प्रकार आपने तीसरे अंतर को भी समझ लिया होगा, जिसमें मैंने आपको यह बताया कि
चाल केवल धनात्मक होती है, वह ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है, जबकि वेग का मान जो होगा वह धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। इस प्रकार चाल और वेग के अंतर को आप समझ गए होंगे। इस प्रकार प्रश्न 1 का उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। प्रश्न संख्या 2 में आप देखें, लिखा हुआ है किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक ही दिशा में गति करती है, तो उस स्थिति में या उस अवस्था में किसी भी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है। जब एक सीधी रेखा में गति होती है तो एक ही दिशा में गति होती है, तो उस स्थिति में कोई भी वस्तु जितनी दूरी तय करती है वही उसकी न्यूनतम दूरी भी होती है, उसके द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी भी होती है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच, और इस प्रकार उसका विस्थापन भी उतना ही होता है जितना कि उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। और इस प्रकार इकाई समय में तय किया गया विस्थापन कह लें हम, या इकाई समय में तय की गई दूरी कह लें, दोनों ही समान होते हैं। और इस प्रकार इस स्थिति या अवस्था में जबकि वस्तु एक ही सरल रेखा में और एक ही दिशा में गति कर रही होती है, तब उस वस्तु की औसत वेग का परिमाण और उसकी औसत चाल दोनों ही बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर यदि हम देखें तो उसमें लिखा है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो आप देख रहे हैं आप जानते हैं, आपको कक्षा कार्य के दौरान मैंने आपको बताया है कि गाड़ी में जो ओडोमीटर लगा होता है वह उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को व्यक्त करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि गाड़ी में लगा ओडोमीटर उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। और यही इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं। यदि हम प्रश्न संख्या 4 को देखें तो उसमें लिखा है जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है। तो वस्तु जब एक समान गति की अवस्था में होती है तब हमें उसका मार्ग सरल रेखीय दिखाई पड़ता है। इसके उत्तर में आप यह लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वस्तु एक सरल रेखा में इस प्रकार गति करती है कि उसके द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है, तब हम उसकी गति को एक समान गति कहते हैं और इसी कारण उसका मार्ग हमें एक सरल रेखा के रूप में दिखाई पड़ता है। अब यदि हम इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 का उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। अब यदि हम प्रश्न संख्या 5 को देखें जिसमें लिखा हुआ है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। सिग्नल का हिंदी अर्थ संकेत होता है और एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर भेजा जाता है जिसको उस सिग्नल को पहुंचने में पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, यह बताया गया इसमें। और पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी के बारे में पूछा गया है, अर्थात उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है यह हमें बताना है। और यहाँ पर हमें सिग्नल की चाल
दी गई है जो कि प्रकाश की चाल के बराबर है। कुछ किरणें वहाँ से भेजी जाती हैं और वे किरणें पृथ्वी तक पहुँचती हैं। उसमें लगा हुआ समय हमें बताना है। सिग्नल अंतरिक्ष यान से भेजा जाता है, पृथ्वी पर जो रिसीवर होते हैं उनके द्वारा उस संकेत को ग्रहण किया जाता है। और इस प्रकार कितना समय लगा वही समय यहाँ पर दिया गया है। सिग्नल को अंतरिक्ष यान से पृथ्वी तक पहुँचने में जो समय लगा वही 5 मिनट के बराबर दिया गया है। और सिग्नल की चाल को दिया गया है कि वह प्रकाश की चाल के बराबर है, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दूरी हमें ज्ञात करनी है, समय हमें दिया गया है, चाल हमें दी गई है। तो यहाँ पर हमें यह बेहद ज़रूरी है कि हमें दूरी, समय और चाल में संबंध ज्ञात हो अच्छी तरह से। तो कई बच्चे इसमें थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं संबंधों को या सूत्रों को याद करने में। तो उसके लिए एक युक्ति है, तरीका है, जिसे मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। मैंने इसे किसी किताब में ही पढ़ा था, तो आप इसे देख सकते हैं। आप लोगों को याद करने में सुविधा हो सकती है। हालांकि हम लोगों ने इस तरह से नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चों को ये ज़्यादा सुविधाजनक लग सकता है, जिसे थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो सूत्र वैसे भी बार बार हल करते हुए, पढ़ते हुए, बार बार जब आप रिवाइज़ करते हैं, दोहराते हैं तो याद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप युक्ति के द्वारा याद करते हैं तो थोड़ा लंबे समय तक याद रहते हैं, इसीलिए हम युक्ति का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, DST को आप ट्रायंगुलर या त्रिभुज के आकार में लिख सकते हैं, और D के नीचे आप बटे की लाइन लिख सकते हैं, और D और S के बीच में, और D और T के बीच में भी आप देख रहे हैं बटे की लाइन है, और S और T के बीच में गुणे की लाइन है। यहाँ पर D क्या चीज़ है? डिस्टेंस है या दूरी है आप कह सकते हैं, और S स्पीड है या चाल है, और T टाइम है या समय है। और इसके लिए जो सूत्र हम प्राप्त करते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं? जब D का सूत्र हम चाहते हैं तो हम शेष दोनों राशियों को ही देखते हैं कि उनके बीच कैसा संबंध है। तो जैसे हम D का मान ज्ञात करना चाहते, D के लिए सूत्र चाहते हैं, तो हम लिखेंगे D बराबर S × T। S × T कहाँ से मिला हमें? D को अगर हम छोड़ दें तो हमें S × T ही बचा हुआ दिखाई देता है, हम उसे ही लिख देते हैं D बराबर S × T। और जब हम T के लिए सूत्र ज्ञात करना चाहते हैं तो हम T को छोड़ देते हैं, बाकी जो कुछ बचा हुआ होता है त्रिभुज के अंदर वही हम सूत्र के रूप में लिख देते हैं D/S। तो यहाँ पर आप देखते हैं D/S या दूरी बटा चाल हो जाता है, और D बराबर S × T, और जैसे आप लिख सकते हैं चाल गुणा समय। S का अर्थ है चाल से, स्पीड से, और T का अर्थ है समय से। अब यदि हम S ज्ञात करना चाहते हैं या स्पीड ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया S बराबर D/T। ये D/T कहाँ से आया? S को जब आप अलग कर देंगे तो त्रिभुज में जो बचेगा वही S के लिए सूत्र होगा, अर्थात D/T। तो इस प्रकार से आप इसको, इस सूत्र को, या दूरी, समय और चाल के बीच जो संबंध है उसको उसको और उसके सूत्र को याद कर सकते हैं, और यहाँ पर इसी का प्रयोग होना है। तो आप देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इसके हल को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सिग्नल, या जिसे संकेत कहते हैं, को अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर पहुँचने में लगा समय, उसे T से आप दिखा सकते हैं, T बराबर 5 मिनट। अब मिनट को हमें सेकंड में बदलना है, क्योंकि हमें जो यहाँ पर चाल दी गई है वो मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, अर्थात समय को सेकंड में मापा गया है, इसलिए हम मिनट में लेकर के नहीं चल सकते हैं। या तो अगर हम मिनट लेकर चलना चाहते हैं तो हमें फिर चाल भी मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करनी होगी, यह आपको ध्यान रखना है। मात्रक सदैव राशियों के समान होने चाहिए। तो यहाँ पर समय का मात्रक मिनट है, यहाँ सेकंड है, तो या तो हम दोनों को मिनट कर लें या दोनों को सेकंड कर लें। तो सेकंड करना ज़्यादा आसान है, तो इसलिए हम मिनट को सेकंड में बदल लेते हैं। तो मिनट सेकंड से छोटा मात्रक है, इसलिए यहाँ पर गुणा होगा, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 से गुणा होगा, और इस प्रकार 5 × 6 = 30 यानी
300 सेकेंड आपको समय मिल जाएगा, जितना समय लगता है सिग्नल को अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर पहुंचने में। t बराबर 300 सेकेंड। और सिग्नल की चाल बराबर है प्रकाश की चाल, और ये बराबर अगर हम इसको s से दिखा दें तो s बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अतः करके आप सीधे अब आंसर लिख सकते हैं। अतः पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी d, दूरी को आप d से दिखा सकते हैं। d और d के लिए सूत्र आपने पढ़ा ही है यहाँ पर, जैसे d बराबर s × t, तो वही सूत्र लगा सकते हैं। d बराबर s × t। s का अर्थ स्पीड से है यानी चाल से है, t का अर्थ टाइम से है अर्थात समय से है। तो स्पीड आपको दी गई है सिग्नल की 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और t जो है वह 300 सेकेंड है, आपने जाना। इस प्रकार से इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो मीटर में हमको दूरी ज्ञात हो जाएगी। और जब 3 से 300 को गुणा करेंगे तो 900 आएगा। 3 3 9, 900 और गुणे 10⁸ मीटर। अब 9 को हम लिख सकते हैं 9 × 100 × 10⁸। इसके बाद 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 अर्थात 10 × 10 लिख सकते हैं, उससे 10⁻घात के रूप में लिखेंगे। 100 को तो 10⁻2 के रूप में लिख सकते हैं। अब 10⁻2 और 10⁸ को गुणा करने के लिए हम घातांक के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें घातें गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आप जानते हैं। तो 2 और 8 घातें जो हैं वो जुड़ जाएंगी और इस प्रकार 10⁻10 मिलेगा, और 9 वैसे का वैसा ही साथ लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की जो दूरी प्राप्त हो रही है वो 9 × 10⁻10 मीटर के रूप में प्राप्त हो रही है, और यही आपका प्रश्न 5 का उत्तर होगा। इस प्रकार आपने पेज 112 पर आपकी किताब में, विज्ञान की किताब में जो पेज 112 है, उस पर जो दिए गए 5 प्रश्न थे उनके हलों या उनके उत्तरों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।